नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली थी, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इस वक्त किसी भी राज्य में चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, या हम कहें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। और जितने भी जो कैंडिडेट होते हैं वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में आए और एक चुनावी रैली को संबोधित करें, क्योंकि उससे उनको लगता है कि उनकी जीत की जो गारंटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी को लेके पूर्वी महाराष्ट्र के कासिम जिले में एक रैली हुई योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए थे, और उसके बाद में आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ के ऊपर अंगुली उठने लग गई थी। उसके बाद से जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आए तो योगी ने एक नया नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। अब उसके बाद में जिस तरीके से ट्रेंड बदला, उसके बाद में आरएसएस भी उसी में कूद किया। आरएसएस में भी जो है वो उसी लाइन को दोहराया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है वो उसी लाइन को दोहराया। और ये हमने पहले भी बात की थी कि 1989 के बाद में जिस वक्त राम मंदिर के लिए जो लड़ाई, एक अभियान चलाया गया था, उसमें जय श्री राम एक नारा दिया गया था, उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा नारा है जो अब जन जन तक पहुंच गया है। तो इसलिए हिंदुत्व का बड़ा चेहरा अगर हम कहें तो ज़्यादा जो है वो इसमें कोई कमी या कोई खामी नज़र नहीं आती है। तो इस रैली में योगी आदित्यनाथ ने जो है वो ठीक उसी जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नारा दिया था उसको रिपीट किया, बटोगे तो कटोगे। और उस नारे को लेकर अगर हम पीटीआई न्यूज़ की बात करते हैं तो अब खबर ये आ रही है कि एक इंटरव्यू में जब अजीत पवार से इस नारे के बारे में पूछा गया तो अजीत पवार ने सीधे तौर से कहा कि ये नारा जो है वो बाहरी लोगों के लिए है, महाराष्ट्र के लोग जो है वो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी कि सीधे तौर से योगी आदित्यनाथ के इस नारे से अजीत पवार सहमत नहीं आए। और महायुति में इस तरीके की जो है वो खबरें लगातार आती रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो घटक दल है उसमें इस तरीके की चीज़ें होती है, तो उसके बाद में जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो महारत भी हासिल है। लेकिन अजीत पवार के इस नारे का मतलब क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा नवाब मलिक, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस 1 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे, दाऊद इब्राहिम से लिंक, और उसके बाद में मानखुर्द जो शिवाजी नगर है जहाँ पर महायुति की जो सीट है वो सिंधे गुट के पास चली गई थी, सिंधे गुट के खाते में चली गई थी। तो सिंधे गुट ने वहाँ से सुरेश पाटिल को टिकट दिया, और उसके बाद में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवाब मलिक जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारी करेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरेंगे। लेकिन अचानक से आखिरी दिन एबी फॉर्म दिया गया एनसीपी अजीत पवार की तरफ से, और नवाब मलिक जो है वो महायुति के कैंडिडेट हो गए। और उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया था कि अजीत पवार की जो यारी और दोस्ती है कहीं वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी ना पड़ जाए। हालांकि अजीत पवार ने जो है वो पिछले 2 साल में सरकार बनाने में जो है वो अहम भूमिका निभाई, एनसीपी को तोड़ा भी। लेकिन इन मामलों में क्योंकि अजीत पवार के ऊपर भी बड़े आरोप लगे हुए हैं, और इसके अलावा नवाब मलिक वो तो 1 साल से ज़्यादा जो है वो जेल में ही रह चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि वो सिंधे गुट के साथ खड़े हैं, मतलब वो सुरेश पाटिल के साथ खड़े हैं। हम बात करें नवाब मलिक की, तो नवाब मलिक के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो खड़ी नहीं है। और ये आपको पता हुई होगा, इनकी उम्मीदवारी के बाद में मुंबई महाराष्ट्र की जो बीजेपी की जो इकाई है उसके अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी कह दिया था कि जिसके लिंक जो है वो दाऊद के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए अजीत पवार की जिस सीट से नवाब मलिक मानखुर्द सीट से जो है उन्होंने, और अणुशक्ति नगर जहाँ से वो पहले उम्मीदवारी करते थे, वहाँ पर उनकी बेटी जो है वो सना मलिक। तो सना मलिक के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दिया था कि सना मलिक से उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर वो महायुति की, क्योंकि वो सीट वैसे भी जो है वो एनसीपी के खाते में थी, और सना मलिक से आपत्ति नहीं थी। आपत्ति थी तो वो थी नवाब मलिक से। तो अब जो है
हालांकि जो जो मोदी विरोधी जो मीडिया जो काम कर रहा है वो इसको पूरा उछालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट भी करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी हिंदुत्व से थोड़ा सा डगमगाती है तो आप देखोगे कि उसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है। और जैसे ही वो ट्रैक पे आती है, क्योंकि राम मंदिर का जो अभियान था और हिंदुओं की जो आवाज़ थी, तो हिंदुओं को ज़रूरत थी किसी पार्टी की, एक राजनीतिक पार्टी की। और उस वक्त हिंदुओं को जो है वो लालकृष्ण आडवाणी हो, आप जिसकी अशोक सिंघल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने हिंदुओं को जो है ये विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके लिए काम करेगी। और उसके बाद से आप देखोगे तो 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत कम समय में जो है वो राजनीतिक, जिसको हम कहेंगे केंद्र की सत्ता में काबिज हो गई। और जब से वो काबिज हुई है उसके बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उससे पहले सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है, अब हम उसको, कई कारण थे उसमें, लेकिन हम उन कारणों में बार बार अगर हम बात करें तो फिर थोड़ा सा जो है वो बेवकूफ़ी हो जाती है। तो उस स्थिति में सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कम हुई। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई उसके बाद में जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया, तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी गठबंधन की बात करें या भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी चुनौती थी ये राजनीतिक भविष्य तय करने की। तो ऐसी स्थिति में योगी का ये नारा, जो हिंदुत्व का जो कार्ड खेला, उससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जीत मिली। तो अब वैसे अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लग रहा है कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन अब महाराष्ट्र जो है वो भविष्य तय करेगा हिंदुत्व की राजनीति की। कि जो हरियाणा से जो शुरू हुआ था अभियान, जिसमें आरएसएस भी जो है वो साथ में है, और इस वक्त तो योगी आदित्यनाथ की मुलाकातें मोहन भागवत जी के साथ में भी जो है वो लगातार हो रही, अभी आपने देखा आगरा में भी हुई थी। तो उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो अब ये महाराष्ट्र का चुनाव तय करेगा कि ये बटोगे तो कटोगे का राजनीतिक भविष्य, या हम इसको देखें कि इसका भविष्य क्या है। अगर ये महाराष्ट्र में चल जाता है तो उसके बाद में आप मान के चलिए कि आने वाले समय में हिंदुत्व की राजनीति जो है वो केंद्र में भी और राज्यों में भी, दोनों जगह पे जो है वो हावी हो जाएगी। और उसका भारी भरकम नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा जो 20% की राजनीति करते हैं। और 20% की राजनीति करने वाले हरियाणा के चुनाव परिणाम से समझ भी गए। इसी का एक कारण था कि आपने देखा जिस तरीके से योगेंद्र यादव का स्वागत हुआ महाराष्ट्र में, चंद्रशेखर रावण को जो है वो रैली से बाहर भगा दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ घटनाएं थी जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसी नारे का ये प्रभाव था कि 20% के लिए अब जो है वो बाकी की पार्टियां लड़ाई लड़ रही है। और ऐसी स्थिति में अजीत पवार गुट की तरफ से इस तरीके की टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं जो है वो मनोबल गिराने वाली बात हो जाती है। और ज़्यादा तो हम इसमें जो है वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव में अभी काफ़ी दौर के, आपको पता होगा, रैलियां चलेगी, 20 नवंबर को जो है वो मतदान होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो है वो चुनाव बड़ा रुख बदलेगा, नए नए मुद्दे सामने आएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई एनडीए का घटक दल, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे इस वक्त पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे के जो पच्चीन है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सीधे तौर से कह सकते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, वो आपको लग ही रहा है, और उसके स्टार प्रचारक योगी, और फिर अगर उसके महायुति का अगर एक घटक दल जो है वो इस तरीके की बात करता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये चीज़ें जो है वो सोचने पर मजबूर कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों के बारे में जो है वो सोच विचार करना भी चाहिए। हम इससे पहले भी जो है वो इन कई मुद्दों पे बात कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो गलतियां करती है, हालांकि सबक भी लेती है। अब इससे जो अजीत पवार का ये स्टेटमेंट आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी क्या सबक लेगी इन चुनावों के बाद में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखना यह होगा कि अजीत पवार की सीटें कितनी होगी और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की सीटें कितनी निकल के आएगी। क्योंकि अभी तक के ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग अगर हम देखते हैं तो महायुति जो है वो बहुत आगे चल रही है, और महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग की और उसके बाद में सीएम की कुर्सी। और वैसे भी अब उद्धव ठाकरे जो है, हम पहले ही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, मतलब असली शिवसेना और नकली शिवसेना का ये चुनाव है। इसके अलावा जो है वो बाकी की पार्टियों का ये चुनाव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी
अलग जो है वो समस्या है उसकी, वो उसके हिसाब से जो है वो अपना अलग चुनाव लड़ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।